वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पे बाय क्यू सीरीज। तो जैसे आप लोगों को ये विदित ही होगा, अब आपकी परीक्षा के लिए कम ही समय शेष रह चुका है। इसलिए तन मन धन से आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के नोट्स लें या फिर मेरे नोट्स लें, कोई भी कहीं से भी अगर आपको स्टडी मैटर मिल रहा है तो तन मन धन से स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि यही आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अन्यथा आप पिछड़ जाओगे लोगों से। तो जो भी जैसा भी आपको लगता है स्टडी करते रहिए। कोई क्वेरी रहती है अगर आपको, तो यहाँ पर हमारा देखिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7650017294। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि अगर आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट एलटी कमीशन टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई इन्हें लेना लेना चाहता है तो परीक्षा से पहले आप इन नोट्स को लेकर अच्छे से स्टडी कर सकते हो। वैसे देखिए, कम ही इसमें शेष रह चुका है। अगर आप हार्ड कॉपी ना लेकर अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास एकदम से व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाती है। अगर आप ये 1500 प्लस क्वेश्चंस की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और सारी क्वेरी जो इससे संबंधित होगी तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये अगर आप लोग एल टी टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल एल टी टेट की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये नोट्स साबित होंगे। कोई क्वेरी जैसे जोर देकर कह रहा हूँ तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप करके इन नोट्स से जानकारी ले सकते हो। ये हार्ड कॉपी नोट्स की पिक्चर है। सॉफ्ट कॉपी भी कुछ इसी प्रकार से है। सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ के तौर पर होती है। हार्ड कॉपी का मतलब अगर आप इन नोट्स को लेते हैं तो इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपके घर में पहुंच जाती है। कोई भी नोट्स हो, किसी भी तरह से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप जानकारी ले सकते हो। बाकी देखो, आगे आपको बता देता हूँ। आप लोग अगर एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही चैनल के माध्यम से पढ़िए। किसी भी चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप उनका पैटर्न देख सकते हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए चीजें बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करते हो, प्लेलिस्ट पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक तो स्पेशल बनी हुई है एल टी टैट वालों के लिए प्लेलिस्ट। इसमें कितने वीडियोस हैं, 132 वीडियो इसमें आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। परीक्षा से पहले अगर आप इनको देख लेते हो, परीक्षा से पहले मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेट बात है आपका टैट हो जाएगा। पूरी बात है। यहाँ पर सिर्फ आपको वीडियोस ही अवेलेबल है। पीडीएफ लेने के लिए आपको ऊपर बताया है मैंने। यहाँ पर सिर्फ वीडियोस वीडियोस मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये। एक तो ये वीडियो है एल टी टेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है ये जो मैराथन क्लासेस, अगर आप मैराथन क्लासेस भी देखते हो, यहाँ से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लगभग अभी तो यहाँ पर 4 ही वीडियो मैंने ऐड करे हैं, एक और वीडियो इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो 5 मैराथन क्लासेस मिलेंगे। हर एक मैराथन क्लास में आपको 600 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये भी आप रूटीन में ऐड कर दोगे तो आपको फायदा होगा इससे। ठीक है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। जीके इत्यादि के लिए देखिए टीजीटी टारगेट एचपी टीजीटी कमीशन के लिए जीके के वीडियोस बनाई है, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। बाकी नेट वालों के लिए है, ये आप चाहे छोड़ देना। जो चीजें मैंने आपको जोर देकर कही तो इसे देख लेना। जो एलटी टेट के लिए मैंने बताया था कि स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें आपको इस तरह से लेक्चर मिलेंगे। ठीक है। ये लेक्चर मिलेंगे। और जो मैं कह रहा था 12 घंटे की मैराथन है, 12 घंटे से अधिक की, इसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। लगातार 12 घंटे की क्लास है, इसको भी आपने देख लेना, क्योंकि 731 से अधिक लोगों ने इसे देख लिया है तो उनको तो फायदा होगा। अगर आप नहीं देखते हो तो आप देख लेना, फायदा होगा तभी आपको जाकर। इसी के साथ साथ देखिए, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़िएगा। एल टी टैट वालों के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। ठीक है। एच पी एल टी टैट के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर सेंड किए जाते हैं रहते हैं समय समय पर। जैसे कि हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी आपको डेली लेक्चर देखने के लिए मिलता है। उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। अगर आपने नहीं विजिट किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर आपको वहाँ पर लिंक सेंड किए जाते हैं। और ये हमारा एग्जाम विवेचना चैनल है, व्हाट्सएप पर ही आपको पता है चैनल बनते हैं, उसका ये लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इससे भी जुड़ोगे तो यहाँ पर भी आपको लेक्चर मिला करेंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, आपको फायदा होगा इनसे जुड़कर। बाकी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो आज का प्रश्न पत्र है ये एच पी एल टी टेट 2017 का प्रश्न पत्र है।
तो ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लाभ मिलेगा यहाँ से। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है, भारतेंदु उपाधि हरिश्चंद्र को किसने दी? पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भारतेंदु उपाधि है, ये पहले से भारतेंदु का नाम भारतेंदु नहीं था, इनका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र नाम था इनका। इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो सही जो विकल्प यहाँ पर होगा, जो काशी के लेखक थे उनके द्वारा भारतेंदु को भारतेंदु उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? ये इसलिए दी गई थी कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। इसी के उपरांत भारतेंदु मंडल के जो कवि थे या फिर काशी के जो कवि थे, इन्होंने एकत्र होकर भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि दी थी। ठीक है, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे वो भारतेंदु के गुरु भी माने जाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 2। इसमें क्या पूछा गया है? अद्भुत कविता के रचनाकार कौन है? कविता है अद्भुत, इसके रचनाकार कौन है ये यहाँ पर बताना है। तो जो अद्भुत कविता है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। एक कैंडिडेट थे, ठीक है, वो बार बार इस प्रश्न को मुझसे पूछते थे, तो यहाँ पर उनका उत्तर मिल गया है। अद्भुत कविता है ये हरिऔध जी की है। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर अगला प्रश्न है 3। महादेव जी को भारत रत्न भारत सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? महादेव जी, महादेव जी। तो तीसरे का सही जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए महादेवी होना था यहाँ पर, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। अगला प्रश्न है 4। पंचम वेद किसे कहा गया है? पंचम वेद किसे कहा गया है? नाट्य शास्त्र को। किसे? नाट्य शास्त्र। ये भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसकी कृति है? जो नाट्य शास्त्र है ये भरत मुनि जी की कृति है। इसमें इन्होंने नाटकों के बारे में संपूर्ण और विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों के बारे में भी जिक्र किया गया है। जो भरत मुनि थे मुख्य रूप से 8 रस स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है 5। मध्य प्रदेश सरकार ने मुक्तिबोध की किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया था? ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश सरकार है इसके द्वारा मुक्तिबोध की एक पुस्तक थी, उस पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो वो कौन सी रचना है? तो वो रचना है इतिहास और संस्कृति। जो इतिहास और संस्कृति है इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इतिहास और संस्कृति, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल भरी। तो ये मुक्तिबोध जी की रचनाएं होंगी। अगला है 6। हरिशंकर परसाई मूलतः किस विधा के लेखक हैं? तो जो हरिशंकर परसाई हैं ये व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते इनकी प्रसिद्ध कृति है, ये याद रखिए। प्रश्न संख्या 7। भारत के किस विश्वविद्यालय में पहला हिंदी विभाग स्थापित हुआ? तो जो भारत के किस विद्यालय में सबसे पहले हिंदी विभाग स्थापित हुआ? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय है। 7वें का सही विकल्प होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 8। संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा 8 में, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, धारा 343 के अंतर्गत। हिंदी भाषा और हिंदी लिपि का जो जिक्र मिलता है 343 से लेकर 351 में मिलता है, ये भी आप याद रखिए। भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? जो भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? आत्मा होगी अर्थ। क्योंकि जब तक आपको अर्थ का पता नहीं चलेगा तब तक शरीर का कोई लाभ नहीं है। अर्थ आपको पता ही होना चाहिए, तभी उसे हम आत्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है 10। अमीर खुसरो ने पहेलियां मुकरियां किस भाषा में लिखी? आप लोग ये जानते ही हैं कि जो खुसरो थे ये पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग हिंदी साहित्य में किया था। और जो खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा में। तो 10वें का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका खड़ी बोली।
यहाँ से आपको हिंट मिल गई होगी, खड़ी बोली सही विकल्प। अगला है, कौन सी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं होता? तो जो 11वीं का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अवधि का। जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत अवधि नहीं आती। अवधि के लिए छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, ये होगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्योंथली बोली का संबंध किस समुदाय से है? क्योंथली बोली का संबंध, क्योंथल कहाँ पर है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में क्योंथल है, इसलिए तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी से संबंधित है ना क्योंथली बोली, तो पहाड़ी यहाँ पर सही होना था। तो विकल्प बी सही है यहाँ। हम्म। अगला प्रश्न 13, रासो शब्द हिंदी में किस काल विशेष के ग्रंथों से संबंधित है? तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा आदिकाल। आप लोग ये जानते ही होंगे। रासो, रासो हो गए आपके, और जैन ग्रंथ हो गए, सिद्ध ग्रंथ, सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया। ये सारे के सारे जो आएंगे काल विशेष के अंतर्गत ग्रंथ, ये आदिकाल के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखिए 14, 84 सिद्धों की सूची से संबंधित विद्वान का नाम है। 84 सिद्धों की सूची से संबंधित विद्वान का नाम, किसने 84 सिद्धों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किए थे? तो इसमें जो नाम आता है, तो ये आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और कहीं कहीं राहुल सांकृत्यायन जी का भी जिक्र आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, दीपदान कविता के रचयिता कौन है? कविता है दीपदान, इसके रचनाकार कौन होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो 15 का सही विकल्प होगा केदारनाथ। अगला प्रश्न 16, मसी कागद छुओ नहीं कलम गहयो नहीं हाथ, पंक्ति का संबंध किस कवि से है? तो 16 का जो सही विकल्प हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास की ये पंक्तियां होंगी। जो कबीरदास थे ये संत परंपरा के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 17, मैथिलीशन गुप्त अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? तो 17 का जो सही विकल्प होगा 1960 में। अगला है 18, निराला का बचपन का क्या नाम था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो जी हैं, इनके बचपन का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सूर्य कुमार। सूर्य कुमार। सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर और कुकुरमुत्ता इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 19, धर्मवीर भारती की कृति कौन सी है? दिए गए विकल्पों में जो सही होगा तो वो हो जाएगा आपका अंधा युग। जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती की रचना होगी। कनुप्रिया, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है धर्मवीर भारती की। और राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो जो श्रीलाल शुक्ल है ये राग दरबारी के रचनाकार माने जाते हैं। उपन्यास विधा की ये रचना है। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में नाटक कौन सा है? यहाँ पर एक नाटक दिया गया है उसके बारे में बताना है। जो अंधा युग है ये काव्य नाटक है, और संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक तरह से निबंधात्मक कृति है। निर्मला उपन्यास है, आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक है। किसका नाटक होगा आषाढ़ का एक दिन? बार बार जोर देकर कहता हूं मैं। तो जो आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का नाटक होगा। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और हाँ यही ज्यादातर प्रसिद्ध कृतियां हैं मोहन राकेश की, ये आपको याद रखना है। 21 का जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। इसी के साथ साथ विकल्प ए है काव्य नाटक, ठीक है। ए भी वैसे नाटक की श्रेणी में आ सकता है, परंतु काव्य नाटक की श्रेणी में। आषाढ़ का एक दिन तो ठेठ नाटक है। अगला प्रश्न देखिए 22, हिंदी में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी में जो स्वर्ण युग कहा जाता है तो वो कहा जाता है भक्ति काल को। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है 23, क्या पूछा गया है यहाँ पर? जो अशुद्ध कौन सा है यहाँ पर? 23 से लेकर 26 तक अशुद्ध रूप बताना है आपको।
तो 23 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका विकल्प बी, यह अशुद्ध रूप। बाकी अधीन, अज्ञात, अपार ये सही है। प्रश्न संख्या 24 में कौन सा अशुद्ध रूप होगा? तो 24 में जो सही हो जाएगा तो वो होगा आहार होता है, आहार नहीं, आहार। ठीक है, ये अशुद्ध रूप होगा। अपार, आचार, आवेदन ये तीनों तो सही होंगे। प्रश्न संख्या 25, यहाँ पर कौन सा अशुद्ध रूप है? तो यहाँ पर देखिए जीवत, जीवत नहीं होता है, जीवन होता है। कठिन, पतिका, सरिता ये तीनों शुद्ध रूप होंगे। फिर प्रश्न संख्या 26, यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पर भी अशुद्ध रूप होगा। नदियां, कविता, जीवित, नीति। तो सही जो विकल्प हो जाएगा 26 में तो वो हो जाएगा आपका, ये भी अशुद्ध है, नीति और कविता ये दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बी और डी तो सही है। अगला प्रश्न है 27, जहां पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है ये बताना है आपको। तो 27 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा जो द्विगु समास है, यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला प्रश्न देखिए 28, जहां दूसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास, विकल्प बी सही है। अगला है 29, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है? तो 29 में सही विकल्प हो जाएगा 4। फिर प्रश्न है 30, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्रत्यय प्रकार पूछे गए हैं तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। प्रश्न संख्या 31, मुख से उच्चारित होने वाली सार्थक ध्वनि कौन सी है? तो जो मुख से उच्चारित होने वाली सार्थक ध्वनि है उसे शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द, विकल्प सी सही होगा यहाँ। फिर प्रश्न संख्या 32 है, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? तो जो विकारी शब्द होगा यहाँ पर 32 में तो वो होगा आपका क्रिया। क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है क्योंकि क्रिया में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है। फिर से देखिए, फिर से जोर देकर कह रहा हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिलहाल जो परीक्षा होने वाली है एटी टेट की, उसके लिए तो इसके लिए हमारी टीम द्वारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स तैयार किए गए हैं। एलटी टेट वालों को जोर देकर कह रहा हूँ, एक बार नोट्स को अवश्य परचेज करिए और अच्छे से स्टडी करिए, आपको काफी मदद मिलेगी परीक्षा को क्रैक करने में। कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेझिझक। प्रश्न संख्या 33, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सही जो विकल्प हो जाएगा 33 में तो होगा पद। फिर प्रश्न संख्या 34, निशाचर किस समास का उदाहरण है? तो जो निशाचर है ये उदाहरण हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। किसका? बहुब्रीहि समास का, विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या 35, रूपक के कितने भेद हैं? तो जो रूपक के भेद स्वीकार किए जाते हैं तो वो है 10। अगला प्रश्न है विभावन, भावन, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? तो जो प्रस्तुत परिभाषा होगी रस के संबंध में भर्तमुनि के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है 37, हिंदी भाषा में प्रथम पहला समाचार पत्र कौन सा स्वीकार किया जाता है? जो हिंदी भाषा में प्रथम पहला समाचार पत्र स्वीकार किया जाता है उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से पक्षिका कौन सी है? पक्षिका पत्रिका की चर्चा की जा रही है जो पक्ष में एक बार निकलती है। तो यहाँ पर 38 का सही विकल्प होगा श्री शारदा। जो श्री शारदा है ये पक्षिका पत्रिका थी। अगला है 39, नेता नहीं नागरिक चाहिए,
रचना का संबंध किस रचनाकार से है? तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। विकल्प ए। अगला प्रश्न है 40। निराला का संबंध किस छंद विशेष से है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये मुख्यतः एक ऐसे छंद के बारे में जाने जाते हैं जो सदा हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा मुक्त छंद के बारे में। रबर छंद, मुक्त छंद, केंचुआ छंद, ये इनकी देन है। ठीक है, कई कई इस छंद को मुक्त छंद कहते हैं, कोई रबर छंद कहते हैं, कोई केंचुआ छंद कहते हैं। क्योंकि ये जो रचनाएं लिखते थे वो स्वतंत्र तरीके से लिखते थे, किसी छंद युक्त नहीं लिखते थे। अगला प्रश्न 41। ना आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? पहले तो ध्यान रखिए, न आने वाला कल उपन्यास विधा की रचना है। किसके द्वारा रचित है? तो जो ये रचित होगी तो वो हो जाएगी आपकी मोहन राकेश जी के द्वारा। किस अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई? तो जो पश्चिमी हिंदी विकसित हुई थी शौरसेनी अपभ्रंश से। बिल्ली के भागों छीटा टूटा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अकस्मात कुछ हाथ लग जाना। विकल्प बी। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो घड़ों पानी पड़ जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बेहद लज्जित होना। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक किस कवि का कथन है? तो जो ये कथन होगा तो वो हो जाएगा आपका तुलसीदास जी का। किसका? तुलसीदास जी का। अगला प्रश्न है 46। बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को कहा? तो जो बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया तो ये कहा गया था कबीरदास को। ये कथन भी याद रखना है किसने किसे क्या कहा। फिर प्रश्न देखिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो जो साहित्य लहरी है ये सूरदास की रचना होगी। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, ये सूरदास की रचनाएं हैं। फिर प्रश्न है 48। कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो जो कबीर परिचय लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी अनंत दास जी के द्वारा। विकल्प डी। फिर प्रश्न संख्या 49। वर्षा वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो जो वर्षा वर्णन मिलती है रामचरितमानस में तो ये मिलती है किष्किंधा कांड। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड है इसमें। अपनी भाषा में रचित है, महाकाव्य है तुलसीदास जी का। फिर प्रश्न है 50। मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो जो मीराबाई थी इनकी भक्ति किस भाव की थी? तो इनकी भक्ति आपको सभी को पता ही हो गया, माधुर्य और दैन्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? सख्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति थी दास्य भाव की और सूरदास की भक्ति थी सख्य भाव की। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 51। रस खान ने किस छंद में काव्य की रचना की है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखता हूँ कितने उत्तर देते हैं कितने नहीं। उत्तर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा क्योंकि परीक्षा आपके नजदीक है, इसलिए कहता हूँ बार बार जोर देकर। फिर देखिए यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने थे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट से संबंधित कोई क्वेरी है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक और बच्चों में कुछ की क्वेरी थी कि एलटी टेट की परीक्षा कब होने जा रही है 2024 में। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आजकल ये जो एल्टीटेट के लिए जो परीक्षा है इसके लिए ये वाली जो फोटो है काफी वायरल हो रही है। बहुत से बच्चों ने मुझे ये सेंड की थी और पूछा था कि एल्टीटेट की परीक्षा कब होगी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 17 नवंबर 2024।
तो इस दिन ये पूछ रहे हैं, तो ये मैं कह दूं सरासर गलत है ये। क्योंकि एटी टेट की परीक्षा जो ऑफिशियल साइट में है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से एटी टेट की जो परीक्षा होगी कब होगी, तो वो होगी आपकी, यहाँ देखिए, लैंग्वेज टीचर टेट 24/11/2024 को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके हिसाब से आपको कह रहा हूँ, जो परीक्षा है 24/11/2024 को होगी, क्योंकि इनकी ऑफिशियल साइट में अगर जाते हैं तो आपको यही नोटिफिकेशन मिलता है, दूसरा कोई नहीं। तो हम इसी पे विश्वास करेंगे और किसी पे नहीं। अगर यहाँ पर इनके ऑफिशियल साइट पे कुछ बदलाव होता है तो हम मान सकते हैं, परंतु जब तक इनके ऑफिशियल साइट में कोई बदलाव नहीं है तब तक परीक्षा इसी दिन होगी, तो इसी दिन ही होगी, ठीक है। तो पूरे तन मन धन से पढ़िए, जब तक इसमें है पढ़ते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। कोई अपडेट रहता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर वो दे दूंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।